सूडान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है कि आपके लिए जानना जरूरी है। ये कहानी हमारी जिंदगी के साथ मुताबिकत रखती है। इतना खून बह चुका है कि 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग की वजह से 1.5 करोड़ लोग बेघर हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग कौत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 2 करोड़ लोग वही है जिनके 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ये कहानी सोने की कहानी है। ये कहानी दो ताकतवर जालिम जर्नेलों की कहानी है। इस कहानी के पीछे कौन से ममालिक है और कौन है, आइए इसको समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त सूडान में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान जारी है। हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं, करोड़ों बेघर हो गए हैं और यहाँ से आने वाले खौफनाक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को येल यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने सूडान के शहर अल-फाशर के सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया जारी किया। इन तस्वीर में दिखाया गया मंजर इंतहाई होलनाक था। मुर्दा लाशों की ढेर जिनके आसपास इतना ज्यादा खून फैला हुआ था कि सैटेलाइट से पूरा इलाका सुर्ख नजर आ रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि इस शहर में घरों में घुसकर मकामी गैर अरब कबाइल के मुनज़्ज़म सफाई की जा रही है। आइए समझते हैं कि सूडान में असल में हो क्या रहा है और इसके पीछे क्या वजूहात है। सूडान का जोग्राफिया और आबादी नक्शे में देखें तो सूडान अफ्रीका के शमाली हिस्से में मिस्र के बिल्कुल नीचे वाक़या है। मगरब में लीबिया, चाड और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जैसे ममालिक है, जो कि मशरक में बहीर अहमर है, जिसके पार सऊदी अरब और बाकी मशरकी वस्ता आते हैं। सूडान के 95% आबादी मुसलमान है, जिसमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान है। लेकिन असल फ़र्क नस्लियत का है। सूडान में 70% आबादी अरब मुसलमान की है, जो कि 30% अफ्रीकी कबाइल है। अफ्रीकी कबाइल में जिनमें पर, जगावा, बरकी, मोबा शामिल है। ये सब भी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान ही है। सूडान अफ्रीका के तीसरा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। सालाना 60,000 किलो से ज़्यादा सोना निकलता है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल होता है। इसके पीछे वजह क्या है और ये क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि 90% सोना स्मगल कर दिया जाता है, जिससे आर्मड ग्रुप्स को असलहा खरीदने के लिए पैसे मिलता है और हुकूमत को कुछ नहीं मिलता। सूडान का तारीखी पस मंजर क्या है? 1956 में आज़ादी के बाद मुल्क ज़्यादातर फौजी हुक्मरानी में रहा। जनरल उमर हुसैन अल बशीर ने 1979 में इक़्तिदार पर कब्जा किया और वो 30 साल तक हुकूमत पर काबिज रहा। इस दौरान करप्शन, माशी बहरान, खाना जंगी और 2011 में जनूबी सूडान की अलहदगी सबसे बड़ा वजह बनी। 2019 में हालात इतने खराब हो गए कि पूरा मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए। फौज के दो ताकतवर जनरल इस पर काबिज रहे। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान फौज के सरबराह रहे। जनरल हमदान दकलू ये रैपिड फोर्स का सरबराह रह गए। दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर की हुकूमत खत्म की, लेकिन अवाम चाहते थे कि जमहूरियत जरूर आएंगे। लेकिन आरजी हुकूमत बनाई गई, मगर 2021 में जनरल बुरहान ने उसे तोड़कर दोबारा मुकम्मल इख्तियार अपने खात में ले लिया। दकलू उनके नायब रहे, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान इख्तियारात की जंग शुरू हो गई। सूडानी आर्मी और आरएसएफ के खानाजंगा आर्मी चाहती थी कि आरएसएफ को अपनी फौज में जम कर दिया जाए। सूडानी आर्मी और आरएसएफ की खानाजंगी आर्मी चाहती थी कि इसके बाद शुरू हुई सूडानी आर्मी और आरएसएफ की खानाजंगी। आर्मी चाहती थी कि आरएसएफ को अपनी फौज में जम कर दिया जाए। आरएसएफ इसके खिलाफ थी, क्योंकि आरएसएफ जानता था कि हमारी ताकत इसके साथ खत्म हो जाएगी। सोने के कानों पर कब्जा भी दोनों की लड़ाई की बड़ी वजह बनी। 15 अप्रैल 2023 को बाकायदा खाना जंगी शुरू हो गई। इब्तिदा में आर्मी के पास लड़ाका तैयार थे, मगर आरएसएफ तादाद और फील्ड पावर में मजबूत हो चुकी थी। आरएसएफ ने जल्द ही खर्तूम और सदारती महल पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 2 साल बाद 2025 में आर्मी ने खर्तूम वापस ले लिया, लेकिन फिर चंद माह बाद आरएसएफ ने लीबिया मिस्र बॉर्डर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। नवंबर 2025 तक क्या हुआ? यूरोपीय मगरबी सूडान, दारफोर, कोर्डोफान आरएसएफ के जेर कंट्रोल रहा। इस जंग में आम आवाम की तबाही, 1.5 लाख से ज्यादा हलाकतें इस जंग में हुई। 1 करोड़ से ज्यादा बेघर हो गए। अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। वसी पैमाने पर भूख, प्यास और बीमारियां। 2025 तक दारफोर और कोर्डोफान में 3.75 लाख लोग भूख के दहाने पर पहुंच गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने उसे हालिया तारीख का सबसे बड़ा खाद बनने का खदशा जाहिर किया है। लेकिन आपको बताता चले कि इससे ज्यादा तबाही आप अब सुनेंगे। नस्ली कत्लेआम। दारफोर में ये मसला बहुत पुराना है। 2003 में गैर अरब अफ्रीकी कबाइल ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की। जवाब में उमर अल बशीर ने जंजवेद नामी बदनाम अरब मलेशिया बनाई। घोड़े पर बैठा हुआ शैतान। 2003 से 2008 तक 3 लाख लोग मारे गए, 20 लाख बेघर हो गए। गैर अरब कबाइल फर, मसालियत, जगावा सबसे ज्यादा मुतासिर हुए।
محمد دقلو آر ایس ایف کا موجودہ سربراہ اس جنجویدا کا بعد میں اسے ریبرانڈ کر کے آر ایس ایف فورس بنا دیا، لیکن ذہنیت وہی رہی۔ آج بھی آر ایس ایف دارفور میں وہی نسل کشی کر رہا ہے۔ الفاشر اور الجنینہ میں 1500 سے زیادہ غیر عرب قبائل کے لوگ قتل کیے گئے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں خون سے بھرے میدان، آر ایس ایف کے لڑاکے خود ویڈیو ڈال رہے سوشل میڈیا پر اور اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ نسلی نفرت ہے۔ فوج کے جرائم، فوج پر بھی شہر کے علاقوں میں ایئر اسٹرائک، باری شیلنگ کے الزامات ہیں جن میں سینکڑوں شہری مارے گئے۔ البرہان بھی 2003 میں وہی کمانڈر تھے جہاں نسل کشی ہوئی۔ غیر ملکی طاقتور کی مداخلت، سوڈان کی لوکیشن اسے اس جنگ میں عالمی طاقتوں کی دلچسپی کا مرکز بناتی رہی۔ اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور اس کے پیچھے کون سے ممالک ہیں؟ چلو اس کو سمجھتے ہیں۔ ریڈ سی، اہم عالمی تجارت راستہ، سونے کی کانیں، تیل کی پائپ لائنیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق روس، چین، ترکی، یو اے ای دونوں فریقوں کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا الزام یو اے ای پر ہے کہ وہ آر ایس ایف کو جدید ڈرونز اور اسلحہ دے رہا ہے۔ سوڈان آرمی نے 2025 میں یو اے ای کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن عدالت نے کہا کہ اس کے پاس اس کیس کی سماعت کا اختیار نہیں۔ سوڈان میں جنگ کیوں ہو رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس جنگ کے پیچھے کون ہے؟ کمال کی بات یہی ہے کہ مرتے غریب عوام ہیں اور پائیدار امیر اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھ لیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ اس جنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔